हाँ बेटा, मैंने आपको रिसीट पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर बताया था। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा बैलेंस शीट। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में दो साइड होते हैं, एसेट्स और लायबिलिटी। एसेट जो हमारी संपत्ति है जिससे हमने कुछ लेना है, लायबिलिटी जो हमने किसी को कुछ देना है, जिससे हमने उधार ले रखे, लोन ले रखा, वापस करना है। तो जस्ट एज न्यू प्रॉफिट्स इन कंसर्ट ए बैलेंस शीट इज टू बी प्रिपेयर इवन बाय द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बेटा बिल्कुल प्रॉफिट कमाने वाली संस्था की तरह गैर लाभकारी संस्था भी बैलेंस शीट बनाती है फाइनेंशियल पोजीशन के लिए लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, साल के अंत में। इट इज़ प्रिपेयर फ्रॉम बैलेंस रिमेनिंग आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ ऑल रेवेन्यू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। बेटा रेवेन्यू इनकम को तो इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफ़र कर देते हैं, खर्चे और इनकम को। बाकी जो बचता है वो किस में लिखते हैं बेटा, बैलेंस शीट में। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्द में ओनली कैपिटल आइटम, सिर्फ कैपिटल आइटम लिखे जाते हैं बैलेंस शीट में। एसेट्स, लायबिलिटी एंड द कैपिटल फंड। इन द अब्सेंस ऑफ द ट्रायल बैलेंस, जब ट्रायल बैलेंस नहीं होता तो फॉलोइंग पॉइंट, ये पॉइंट देखते हैं बेटा हम। नंबर 1, असेट साइड में लिखते हैं फिक्स एसेट, कोई भी स्थायी संपत्ति जिसको हम व्यापार में यूज करने के लिए खरीदते हैं, ना कि बेचने के लिए। जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। तो फिक्स एसेट्स अपेयर इन द प्रीवियस ईयर, जो पिछले साल बैलेंस शीट में थी वो ऐसी कैसे आएगी। तो शुड बी एडजस्ट फॉर द परचेज, जो परचेज किया उसको एडजस्ट कर देंगे, जो बेचा उसको एडजस्ट कर देंगे। डेप्रिसिएशन होया उसको देख लेंगे। डेप्रिसिएशन आपको मैंने प्लस में बताया था, जैसे जैसे हमारी संपत्ति कम होती है तो उसको मूल्य में जो डाउन होता है उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। ओनली द एडजस्ट अमाउंट विल बी अपेयर इन द क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे हम, तो क्लोजिंग बैलेंस उसमें लिखेंगे। सबसे पहले इफ सम असेट्स हैज बीन परचेजर, को कुछ संपत्ति इस साल हमने खरीदी है ड्यूरिंग द ईयर, इस साल। पेमेंट फॉर सच असेट्स मस्ट बी शो इन द क्रेडिट साइड ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो कहाँ पर आगा रिसीप्ट पेमेंट के, पेमेंट साइड में, परचेज ऑफ असेट्स के नाम से। सच एसेट्स मी एडिड टू प्रीवियस ईयर एसेट्स, पिछली संपत्ति में हम इसको ऐड कर देंगे। मान ली फर्नीचर हमारा 10,000 का है, अरे कहता है परचेज ऑफ फर्नीचर 5,000, 5 का और खरीद दिया तो हमारे पास फर्नीचर कितने का होगा, 15,000 का। ऐसे दिखाएंगे उसमें ऐड करने के बाद। सो ऑन द असेट साइड, एसेट साइड में दिखाएंगे करंट ईयर बैलेंस शीट में। इफ सम असेट्स विल बी सोल्ड, अगर कोई संपत्ति बेची हमने इस साल, मस्ट बी अपेयरिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ द रिसीप्ट पेमेंट। रिसीप्ट पेमेंट के रिसीप्ट साइड ऑफ आओगी सोल्ड सेल ऑफ असेट्स, ठीक है ना। बुक वैल्यू ऑफ द असेट्स, उस संपत्ति की जो बुक वैल्यू हो डिडक्टेड कर देंगे उस संपत्ति से। जैसे मान लीजिए पिछले साल हमारे पास फर्नीचर 20,000 का था, हमने 10,000 का फर्नीचर खरीद लिया और 2,000 का बेच दिया, तो 20 में 10 जोड़ देंगे 30। 2,000 का फर्नीचर बेच दिया तो कितने रहेगा बेटा, 28,000। इफ सम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड, अगर कोई डेप्रिसिएशन है इट सेड बी डिडक्टेड, उसको भी हम लेस करेंगे। जैसे 28 रह गया था ना, वो 1,000 डेप्रिस लग गया, कितना बच गया 27, तो संपत्ति कितने दिखाएंगे बेटा 27,000। तो क्या करेंगे, लास्ट ईयर एसेट्स प्लस जो हमने करंट ईयर में परचेज की है यानी खरीदी है, माइनस जो हमने करंट ईयर में सेल की यानी बेची है, और माइनस डेप्रिसिएशन। और क्या दिखाएंगे बेटा असेट साइड में, प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कल बताया था जो हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया वो हमारी संपत्ति है, पेमेंट नहीं करना था पर पेमेंट कर दिया, एडवांस तो हमारी संपत्ति बन गई क्योंकि हमने काम करवाना अभी। अक्रूड इनकम, जो हमने कमा लिया परंतु प्राप्त नहीं, वो हमारी संपत्ति है क्योंकि अभी हमने प्राप्त करना। और इन्वेस्टमेंट शुड बी शो ऑन द बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में असेट साइड में इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे। इन्वेस्टमेंट होता है कोई हमने जमा करवा दिया, बैंक में जमा करवा दिया और कहीं जमा करवा दिया, किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद लिए हो। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक बैलेंस, और क्या दिखाएंगे बेटा, कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस दिखाएंगे ऑन द असेट साइड में, ठीक है ना। क्लोजिंग यानी लास्ट साल का, तो सारी चीज़ लेस करने के बाद। अगर ओवर ड्राफ्ट है यानी लोन ले रखे हमने उससे बैंक से, तो फिर यहाँ दिखाएंगे बेटा लाइबिलिटी साइड।
कैश तो आएगा असेट साइड में, बैंक का है। अगर हमारा बैलेंस बचा हुआ है तो असेट साइड में, और लोन ले रखा है बैंक से तो लाइबिलिटी साइड में। अब आ गया बेटा लाइबिलिटी, लोन अपेयरिंग ऑन द लाइबिलिटी साइड। अगर हमारा कोई भी लोन है पहले साल का, हम लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे। जैसे बैंक से लोन ले लिया, पब्लिक से लोन ले लिया। सीन एंड द रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट शुड बी फाइंड आउट द एनी लोन। अगर को हमने कोई और लोन ले रखे अब तो पुराने लोन में ऐड कर देंगे या अलग से दिखा देंगे, ठीक ना। और रीपेड किया तो लेस कर देंगे। ओनली द नेट अमाउंट ऑफ लोन विद द बैलेंस शीट में नेट अमाउंट। हाँ जी, नंबर 2, इफ न्यू लोन हैज बीन रेज, अगर कोई नया लोन लिया है, इट टू बी फाउंड ऑन द डेबिट साइड। रिसीप्ट पेमेंट के डेबिट साइड में होगा, रिसीप्ट साइड में लोन लिया हमने। शुड बी आल्सो शोन द लाइबिलिटी साइड। कहाँ दिखाऊंगे बेटा? लाइबिलिटी साइड में। इफ देयर स्पेशल रिसीप्ट लाइक डोनेशन, अगर कोई स्पेशल दान मिला हो, स्पेशल दान, ये तो होता बेटा सिर्फ डोनेशन लिखते हैं। उस डोनेशन का मतलब क्या है, हमें दान मिल गया और उसको हम कहीं भी खर्च कर सकते हैं, तो वो डोनेशन तो हमारा इनकम साइड में दिखाया जाएगा। ये मानेंगे हर साल मिलता हो। पर अगर स्पेशल ये लिख दिया भाई लोग, ये दान हमें कैपिटल नेचर का माना, तो वो बात दूसरी है। पर यदि स्पेशल नाम लिख के दान लिख दे तो वो तो हमने लाइबिलिटी साइड में दिखाना पड़ेगा। चाहे 100 रुपये का दान हो, जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग के लिए दान, डोनेशन फॉर मैच के लिए दान, डोनेशन फॉर प्राइज के लिए दान, यानी स्पेशल दान मिल गया ना, तो उसको क्या मानेंगे? कैपिटल रिसिप्ट, चाहे वो 100 रुपये का, उसको हम लाइबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग बताया था कल, जो बकाया है, हमारा खर्चा तो हो गया परंतु अभी तक पेमेंट नहीं किया। जो एडवांस है वो तो असेट्स है, और बकाया जैसे मान लो 31 मार्च 2001 के खाते पर आ रहे हैं, हमने सिर्फ जनवरी 2001 तक का किराया दे दिया, फरवरी मार्च का बकाया रह गया, तो वो बकाया। इनकम रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, अगले साल की इनकम मिली, वो भी हमारी लाइबिलिटी होगी। अगले साल की इनकम तो हमारी एडवांस मिलेगी ना। एनी एक्सचेंज ऑफ असेट्स और लाइबिलिटी इन केस ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कॉल्ड कैपिटल फंड। अगर मान लीजिए हमारी एसेट ज़्यादा है और लाइबिलिटी कम होगी, एसेट्स का टोटल करेंगे, एसेट ज़्यादा आ गया, लाइबिलिटी कम होगी, तो उसे लिखेंगे कैपिटल फंड। क्या कहेंगे उसको? कैपिटल फंड, पूंजीगत कोष। अब हम आपको इनकम एक्सपेंडिचर बनाना बताएंगे बेटा, कैसे बनेगा। मैंने आपको कल क्या बताया था, 2 रिसिप्ट होती है, 2 पेमेंट होते हैं, कैपिटल नेचर और लोन। रेवेन्यू नेचर वे होते हैं जो व्यापार को चलाने के लिए ज़रूरी है, जो हर साल किए जाते हैं, उसको तो हम लिखेंगे इनकम एक्सपेंडिचर। और जो कभी कभी खर्चे होते हैं, और जो जैसे संपत्ति खरीद ली, या कभी कभी होने वाला खर्चा है, इन्वेस्टमेंट खरीद लिया, और जो कभी कभी होने वाली इनकम है, जैसे स्पेशल दान मिल गया, कभी कभी मिलता है, तो वो लिखाएंगे हम वहाँ बैलेंस शीट, है ना। आपको पढ़ते पता लग जाएगा, हर साल मिलने वाला है नहीं। तो यहाँ बना के देखो क्या करें हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये रिसिप्ट पेमेंट दे रखे बेटा ऑफ गोल्डन क्रिकेट क्लब की, न्यू दिल्ली की। प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ इससे 31 मार्च 2019 का। तो पहले परफॉर्मा देखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, ऐसे बना के आपको बताया था 2 साइड होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, पर इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं लिखेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर लिखेंगे, ठीक है ना। क्रेडिट साइड में लिखेंगे बेटा इनकम, ओके, और डेबिट में लिखेंगे एक्सपेंडिचर, ओके। क्रेडिट में लिखेंगे इनकम,
डेबिट में क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिचर, डेबिट क्रेडिट। अब इनकम, आपको रिसिप्ट पेमेंट दिया पाओगा, इनकम रिसिप्ट है वो इनकम है बेटा, और पेमेंट है वो खर्चे। रिसिप्ट है इनकम है, पेमेंट क्या हो बेटा, खर्चे होते हैं। तो इनकम और एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। इनकम साइड लिखेंगे तो किधर लिखें, पेमेंट रिसिप्ट साइड में। तो कैश इन हैंड मैंने क्या बताया था, असेट्स में आता है। रिसिप्ट पेमेंट कैश इन हैंड नहीं लिखते, बैलेंस लिखते हैं असेट साइड में। कैश एट बैंक भी असेट साइड में लिखेंगे, जो यहाँ नहीं आऊँगा। सब्सक्रिप्शन दे रखा है 2017, 18, 18, 19, 19, 20। मैंने आपको क्या बताया था, इनकम एक्सपेंडिचर में ओनली करंट ईयर का आएगा। क्या आएगा, करंट ईयर का। कब खबर आ रहे हैं, 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 और द ईयर एंडिंग। तो मैंने क्या बताया था, इनकम साइड में पास्ट ईयर और फ्यूचर ईयर का नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, करंट ईयर का। 19 का, 18, 19 ना, इसका मतलब मैंने क्या बताया था, 17, 18 का क्या रहता है, 17 में खाते शुरू हुआ, 18 में ख़त्म हो गया मार्च को। 18, 19 का अर्थ है 1 अप्रैल 18 को शुरू हो, 31 मार्च 19 को ख़त्म हो गया। 19, 20 का अर्थ है 1 अप्रैल भी 19 को शुरू हो, 31 मार्च 20 को ख़त्म हो गया। ये तो पिछले साल का हो गया 18। 20 वाला लास्ट अगले साल का हो गया, करंट ईयर का आएगा 2,25,000। और मैंने क्या बताया था, क्रेडिट साइड में बाय का प्रयोग करते हैं, बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन। कितना रुपये बेटा, 2,25,000। यहाँ लिख देंगे 2,25,000 रुपये, ओके। फिर देखो कैश इन एंड कैश एट बैंक आएगा नहीं, बैलेंस तो आता नहीं, बैलेंस आता है बैंक बैलेंस शीट में। सब्सिशन जो मैंने क्या बताया था, जो सदस्यों से हर साल प्राप्त होता है, और वो भी करंट ईयर का, ठीक है। फिर डोनेशन फॉर बिल्डिंग, स्पेशल डोनेशन होगा ना, किसके लिए, बिल्डिंग के लिए, इसको नहीं लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में बताया था, स्पेशल दान नहीं लिखती, नाम लिख दिया, बिल्डिंग के लिए था, बिल्डिंग बनाने के लिए दिया ये दान। इंट्रेंस फीस, प्रवेश शुल्क, यो लिखेंगे बेटा। प्रवेश शुल्क क्या होता है, जब कोई नया मेंबर संस्था में प्रवेश करता है तो उससे हम फीस लेते हैं, या एडमिशन फीस कहते हैं इसका। हम मान लिया अगर कोई नया बच्चा एडमिशन लेता है हमारे स्कूल में, तो एडमिशन फीस लेते हैं, वो एडमिशन फीस है 23,000 भी हर साल मिलेगी। बाय एंट्रेंस फीस, कितने बेटा, 23,000, 23। उसके बाद बेटा लाइफ मेंबरशिप फीस नहीं आओगी, क्योंकि लाइफ मेंबरशिप जीवन में एक बार मिलती है। इसको बैलेंस शीट में लिखेंगे। इंटरेस्ट आएगा जाएगा, हमने कहीं जमा पैसे करवा रखे, उसका ब्याज मिला, वो भी हर साल मिलेगा। इंटरेस्ट 18,000। लॉकर का रेंट, लॉकर सुना हो ना, बैंक वगैरह में भी होते हैं। मान लीजिए अगर कोई लॉकर लेता है तो उससे किराया लेते हैं, तो ये भी हर साल मिलता है। बाय लॉकर रेंट 42,000, ओके। उसके बाद खर्चे, खर्चे होते बेटा पेमेंट साइड में, एक्सपेंडिचर। प्रिंटिंग स्टेशनरी, काफ़ी पेन का खर्चा, प्रिंटिंग वगैरह का, जो आएगा हर साल होता है संस्था में। 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, देखो 38,750 रुपीज़। उसके बाद है बेटा लाइटिंग का खर्चा भी हर साल होता है। 2 लाइटिंग कितने हैं, 26,250, 26,250। उसके बाद है बेटा रेंट एंड टैक्स, जो भी हर साल दिया जाता है। कितने, 70,000। उसके बाद है बेटा टेलीफोन का खर्चा, जो भी हर साल दिया जाता है, 2,600। 2 टेलीफोन एक्सपेंसिव 2,600।
उसके बाद है बेटा पोस्टेज एंड कोरियर, यानी हम कोई पोस्ट वगैरह कराते हैं वो भी हर साल खर्चा होता है। एंड कोरियर 2000। उसके बाद है बेटा वेजेस एंड सैलरी, वो भी हम कर्मचारी को हर साल देते हैं, हर महीने देते हैं बेटा, हर साल का खर्चा है, तो वह संस्था चलाने के लिए ज़रूरी है। 88,000। उसके बाद है बेटा इंश्योरेंस प्रीमियम, हमने बीमा करवा रखा उसका बीमा देना है, वो भी हर साल देते हैं, तो इंश्योरेंस प्रीमियम कितना 15,000। उसके बाद है फर्नीचर पर खरीदा है, यो नहीं लिखे हैं बेटा फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर तो हमारा सेट्स है, कैश इन हैंड यो भी नहीं लिखते, ये हमारी संपत्ति है, इसको हम टोटल कर देंगे बेटा। डेबिट साइड का टोटल का है, क्रेडिट का टोटल का है, डेबिट का, इनकम और एक्सपेंडिचर का, और रफ में कर देंगे। जिस साइड का टोटल ज़्यादा वो लिखेंगे, इस साइड का टोटल ज़्यादा है क्रेडिट का, इसका टोटल आ गया बेटा 0, 5 और 3 8 और 8 16 और 16 और 2 18, 1 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 4 10, 1 2 और 1 3, 3,08,000, 3 लाख। इसमें से ये घटा देंगे, ये बच गया बेटा 2 सरप्लस 1,18,400। ओके, तो ये हो गया बेटा इनकम एक्सपेंडिचर। कल आ गया आइटम, नई नई बातें बताएंगे, वीडियो बना के बता देंगे, ऑडियो बना के बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।